हेलो स्टूडेंट, मैं दिव्या कौशिक, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और स्वागत है आप सभी का B2E लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा, लास्ट वाले सेक्शन में अपन ने क्या किया था? अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। पीरियोडिसिटी का अपना ये लेक्चर 4 है। इससे पहले के 3 लेक्चर अपन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो नॉर्मल बातें अपने बीच हुई हैं उस टाइम पे। पीरियोडिसिटी के बारे में अपन ने समझा, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में अपन ने समझा है, उसके बाद एटॉमिक साइज वगैरह के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। और अब अपन करने जा रहे हैं बातचीत किसके बारे में? आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी को अपन आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। तीनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। आपको डिफरेंट बुक्स में अलग अलग नेम देखने को मिल जाएगा और बातचीत वही है, एक ही चीज़ है तीनों। अब क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी? बहुत सिंपल सी बात है। क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी? कि किसी भी एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के ग्राउंड स्टेट से अगर हमको कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो हम जो उस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी उसको दे रहे हैं, वो क्या होगी? हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि रिक्वायर्ड एनर्जी है, सिर्फ रिक्वायर्ड एनर्जी जो हम दे रहे हैं कहाँ? आइसोलेटेड गैसियस एटम को एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, क्या होगा? वो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। अब जो आयनाइजेशन एनर्जी ये होती है एंडोथर्मिक। क्यों होती है एंडोथर्मिक? अरे भाई, एनर्जी देनी पड़ रही है तो एंडोथर्मिक हुई क्या नहीं हुई। और इसका डेल्टा एच का जो वैल्यू होता है वो होता है क्या? पॉजिटिव। अब कैसे होता है इस चीज़ के बारे में हम समझेंगे। देखिए, आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं प्रॉपर तरीके से क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए, मैंने कहा कि मैंने एक गैसियस एटम ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ले लिया मैंने गैसियस एटम, ठीक है भाई। और मैंने इसको IP दी, और जब मैंने इसको आयनाइजेशन एनर्जी दे दी, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, तो ये कन्वर्ट हो गया एक कैटायन में, जो कि अभी भी गैसियस स्टेट में है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया। अरे बातचीत तो वही है भाई, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए तो हम एनर्जी दे रहे हैं, और वो एनर्जी क्या हो रही है? हमारी IP हो रही है, ठीक है। तो मैंने कहा जो मेरा गैसियस एटम है इसका एंथैल्पी H1, और जो मेरा कैटायन हुआ इसका एंथैल्पी H2 हो गया। मैंने कहा कि जब मैं डिफरेंस निकालूंगी डेल्टा H का, तो मैं करूंगी H2 माइनस में H1, और जो मेरा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव में। तो इसी तरीके से हमने कंक्लूजन सेट करा कि जो IP होता है वो एंडोथर्मिक होता है, जो IP होता है वो एंडोथर्मिक होता है, और IP का डेल्टा H का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव जाएगा, ठीक है भाई। अब अच्छा, ये बात हो चुकी है। अब क्या क्या कैसे मेजर करते हैं अपन IP को? क्या क्या यूनिट क्या होती है IP की? IP की यूनिट अपन सेट करते हैं किस में? किलो कैलोरी पर मोल में। हम इसको किलो जूल पर मोल भी बोल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी इसमें, ठीक है। और हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एटम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। तो ये हुई हमारी IP यानी आयनाइजेशन एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन, कि किसी एक गैसियस एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए होती है या जितनी एनर्जी चाहिए होती है, वो रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है, जिसका डेल्टा H हमेशा पॉजिटिव होगा, और वो एंडोथर्मिक हमेशा एंडोथर्मिक ही होगी, कभी भी एक्सोथर्मिक नहीं होगी, तय बात है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी सीरीज में सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? जैसे मैंने कहा कि मैंने एक एटम लिया, वो एक गैसियस एटम लिया मैंने, जिसको मैंने एक IP दी, और इस बार मैंने इस IP का रख दिया नाम IP1। वही हुआ जो हो रहा था, कैटायन बन गया। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया। अच्छा, तो ये हुई हमारी IP1। अब देखो मैं क्या करने जा रही हूँ कि मैं इस ही कैटायन पे, ये कैटायन जो हमारा रिसेंटली क्रिएट हुआ है, इसी कैटायन पर मैं वापस से एक IP देने जा रही हूँ, जिसको मैंने बोला IP2। और अब वापस से एक इलेक्ट्रॉन फिर इसमें निकलेगा, और ये क्या बनाएगा? A+2, और ये इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिया। थर्ड टाइम मैं वापस से वही प्रोसेस रिपीट करने जा रही हूँ कि मैं A+2 यानी कि इस कैटायन में वापस से IP देने जा रही हूँ, और इस बार ये IP क्या है? IP थर्ड के नाम से मैं यहाँ IP दे रही हूँ, और अब ये कन्वर्ट किस में हो रहा है? A+3 में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वापस से बाहर निकला। अब ये याद रखना बात कि कभी भी एक साथ सारे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालने। अगर मुझे एक गैसियस एटम में से
3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, तो मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी कि एक साथ निकाल दें, नहीं भैया कभी नहीं करूंगी ऐसा। मैं क्या करूंगी, एक एक करके, पहले मैंने IP1 दी, फिर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, फिर मैंने IP2 दी, फिर निकला एक इलेक्ट्रॉन बाहर, फिर मैंने IP3 दी और फिर निकला तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर। ऐसे करना है। डेफिनेशन साफ कह रही है कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए दी गई जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वही क्या होती है, IP होती है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, ठीक है। और आप देख रहे हैं हर प्रोसेस में मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकाला है, ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। तो मैंने कहा कि ये जो मैंने IP1, IP2 और IP3 दी है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो मैंने IP1, IP2 और IP3 दी है, इसको हम बोलेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल। हेडिंग यहाँ पे है। तो ये जो IP1, IP2, IP3 है, इसको हम बोलेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल। और ये हमेशा 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 बढ़ते हुए क्रम में ही रहेगा, यानी कि IP3 का वैल्यू होगा IP2 से ज़्यादा और IP2 का वैल्यू होगा IP1 से ज़्यादा। तो क्या मैं ऐसा कह दूं क्या कि IP जो है N+1 रहेगा हमेशा किससे ज़्यादा, IP1 से। देखिए भाई क्या कमाल की चीज़ हमारे पास आ चुकी है कि ये जो IP1 है ना, IPN जो है वो हमेशा ज़्यादा किससे रहेगा, यानी हमेशा कम किससे रहेगा, N+1 से। यानी कि कभी भी आप जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो जो एनर्जी दी जाएगी वो पहली वाली से हमेशा ज़्यादा दी जाएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अगर मैं सीक्वेंस लगाऊं तो सीक्वेंस अपना ये फॉलो होगा IP के लिए, सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए, कि IP3 जो है वो ज़्यादा होगा IP2 से और IP2 जो है वो ज़्यादा होगा IP1 से। अब मुझे एक बात बताइए कि कब से अपन ये कह रहे हैं कि गैसियस एटम होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए, क्यों ऐसा कह रहे हैं हम गैसियस एटम होना चाहिए भाई, सॉलिड लिक्विड क्यों नहीं होना चाहिए। अरे इसलिए नहीं होना चाहिए कि देखो इधर देखो, ध्यान से देखो, जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने ऐसा कर दिया, अगर मैंने ऐसा किया, मैंने कहा कि चलिए ठीक है, सॉलिड कोई एटम ले लेते हैं अपन और मैं उसमें IP दे देती हूँ, तो ये कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा, कभी इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा। कभी भी सॉलिड फेज में IP काम ही नहीं करता है। काम कैसे करेगा, जब कभी हम सॉलिड फेज को सब्लिमेशन एनर्जी देकर चेंज कर लेंगे किस में, गैसियस फेज में, और अब मैं इसमें IP दूंगी और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा एक कैटायन में। समझ में आ गई बात। तो कभी भी डायरेक्ट सॉलिड फेज में अपन IP दे ही नहीं सकते हैं, सॉलिड को अपन को सब्लिमेशन देके कन्वर्ट करना पड़ेगा गैसियस एटम में। उसके बाद आप बढ़िया से IP दीजिए, कोई नहीं रोकने वाला, सब सही चलेगा काम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो IP को इफेक्ट करेंगे। क्या है वो फैक्टर्स, फटाफट से एक करके समझेंगे। और ये जो फैक्टर मैं आपको बता रही हूँ ना भाई, ये नॉर्मल फैक्टर है, यानी नॉर्मल ट्रेंड है, ये जो आपको नॉर्मली फॉलो करने हैं। आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक्सेप्शन नहीं है ये, ठीक है, ये तो चलेंगे हर हाल में। तो क्या है चीज़ें, देखिए इधर मैंने कहा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं अपन, अपने को एनर्जी का एक फॉर्मूला मिला था जो बोहर ने दिया था। क्या दिया था, IP अगर अपन निकालेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 13.6 इंटू में जेड इफेक्टिव का स्क्वायर बाय n का स्क्वायर। यानी कि अगर मैं कह दूं कि जो IP है हमारा वो जेड इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो IP भी बढ़ेगा, और हमारा IP इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, n स्क्वायर के, यानी कि साइज के, यानी नंबर ऑफ शेल के। तो जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़े वैसे ही IP कम हो गया, ये याद रखना है अपने को बात। तो क्या मैं ऐसा कह दूं क्या कि जो मेरा IP है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के, यानी कि अगर IP बढ़ा तो साइज कम होगा। बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से मैं कह दूं कि जो मेरा IP है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड इफेक्टिव के, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि जैसे जैसे मैंने जेड इफेक्टिव बढ़ा दिया वैसे वैसे मेरा IP भी ग्रो करेगा, यानी कि बढ़ेगा, ठीक है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो होता है, यानी थर्ड टर्म जिसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं, जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है उसको अपन डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। ये सब बातें हमारे बीच हो चुकी है कि क्या होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जेड इफेक्टिव क्या होता है, सब पढ़ चुके हैं अपन, ये एटॉमिक साइज में पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें अपन, ठीक है। तो इनको यूज़ कर रहे हैं अभी अपन यहाँ पे। तो जो एटॉमिक स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, जो
जब स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ेगा यानी इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव हमेशा क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। अगर जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो अरे देखो इधर आईपी भी क्या होगी, डिक्रीज ही होगी ना। तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि अगर 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 स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आईपी के, यानी कि जैसे आईपी बढ़ा स्क्रीनिंग कांस्टेंट कम, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ा आईपी कम। क्लियर बात है ये, ठीक है। तो ये है हमारे इफेक्टिव फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं किसको, आयनाइजेशन एनर्जी को। एक और फैक्टर अपन देखते हैं बहुत छोटा सा, क्या कह रहा है ये, किसी भी जो आयन है ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आईपी भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने कहा फॉर एन एग्जाम्पल Fe+3, Fe+2 और Fe, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा तो किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा तो आईपी भी है वो भी इंक्रीज होगा। तो मैंने कहा कि Fe जो है, Fe+3 जो है वो ज़्यादा आईपी रखता है Fe+2 से, और ये ज़्यादा आईपी रखता है किससे, Fe+ से। याद रखना भाई ये बात, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स अपन ने डिस्कस किए, आई होप आपको समझ आए होंगे अच्छे से। बहुत ध्यान से याद रखना इन चीज़ों को, सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ये, है ना। अब एक वेरिएशन अपन देखते हैं, नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है भाई अब तक जो भी मैंने पढ़ा है सब नॉर्मल ट्रेंड में है, ये अपने को फॉलो करना है ये। नेक्स्ट अपन देखते हैं पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ आईपी, यानी कि आईपी का जो पीरियोडिक टेबल में क्या वेरिएशन है वो देखते हैं अपन। ये नॉर्मल ट्रेंड है, ये तो चलेगा ही चलेगा, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है उसमें फॉलो करना ही करना है। अभी तक मैंने एक भी एक्सेप्शन की बात नहीं करी है, ठीक है। तो क्या ट्रेंड है अपना नॉर्मल, मैंने कहा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो आईपी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि पढ़कर आए हैं पीछे कि जो जेड इफेक्टिव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आईपी के। तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, यानी कि मैं ऐसा कह दूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो आईपी होगा वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। ये नॉर्मल ट्रेंड है। पर मैंने कहा अप टू डाउन जाने पर नंबर ऑफ स्टाइल बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है, तो आईपी भी क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम पढ़कर आए हैं कि जो आईपी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के प्रोपोर्शनल होता है भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैंने कहा कि अप टू डाउन जाने पर जो आईपी है वो हमेशा 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 कम होगा। तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है पीरियोडिक का, पीरियोडिसिटी में जो अपन यूज में लेते हैं आईपी को, ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं करना। अब बात करते हैं, ये सब नॉर्मल चीज़ें अपन ने पढ़ ली है, अब बात करते हैं अपन एक्सेप्शन के, जो हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक्सेप्शन नहीं पता कर पाएंगे तो फिर हमसे आईपी का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। हमारे दिमाग में एक तरफ होना चाहिए नॉर्मल ट्रेंड और एक तरफ होना चाहिए एक्सेप्शन। पहले हमको देखना है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कोई एक्सेप्शन तो नहीं लगा है, और उसके बाद लगाना है नॉर्मल ट्रेंड। ये सेट कर लेना अपने दिमाग में बात, ठीक है। तो आओ देखते हैं क्या है एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन है पेनिट्रेशन पावर, यानी कि अपने को आईपी में देखना है पेनिट्रेशन पावर किस किस तरीके से काम करता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है हमारे सबशेल जो है ना एसपीडीएफ, तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है एस का, फिर पी का, फिर डी का, और फिर सबसे लास्ट में जाता है भैया एफ का, ठीक है। अब मैंने कहा कि मेरे पास दो एटम लिए मैंने, बेरिलियम और बोरोन। अरे बहुत ध्यान से समझना, बड़े काम की चीज़ है। मैंने कहा कि जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर है 4 और बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5। तो अपने को पता है कि कितना क्या होगा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि 1s2 और 2s2। इसका क्या होगा 1s2, 2s2 और 2p1। और हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है इसका ये वैलेंस शेल और हमारे पास आ गया इसका ये वैलेंस शेल। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन बात करके आए थे ऑफ बुक के जस्ट बाद में कि n+l का एक रूल होता है, जैसे जैसे n+l का वैल्यू बढ़ेगा एनर्जी भी बढ़ेगा, जैसे जैसे n+l का वैल्यू कम होगा एनर्जी भी कम होगा। ये बातचीत हमारे बीच हो चुकी है। तो क्या चीज़ें हैं, अब मैं इसमें निकालूंगी n+l का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, देखिए भाई ये मेरा वैलेंस शेल है, इसका ये ज़्यादा वैलेंस शेल है, तो मैंने n+l का वैल्यू निकाला, क्या आया इसमें 2 + 0 यानी कि 2, और इसमें मैंने अगर n+l का वैल्यू निकाला तो क्या आया 2 + 1 यानी कि 3। और अब देखो भाई देखो n+l का जो वैल्यू है दोनों में किस में ज़्यादा है, n+l का वैल्यू दोनों में इसमें ज़्यादा है, यानी कि एनर्जी जो है
वो किस में ज़्यादा है, इसमें, और इसकी एनर्जी बेटा जो है वो क्या चली गई, लोअर एनर्जी चली गई। ठीक है, यही हमारे काम की बात है। अब मुझे एक बात बताओ ज़रा कि ये मेरा न्यूक्लियस है, बढ़िया सा है ना, और मैं कोई भी एटम जो है इनफाइनाइट पे जाना चाहती हूँ, यानी कि भेजना चाहते हैं अपन इनफाइनाइट पे इस न्यूक्लियस से, तो मुझे जितना एटम नीचे है यानी जितना उसका लोअर एनर्जी है, तो उसको मेरे को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। भाई कोई एक इंसान जो है वो 10th फ्लोर से 12th पे जा रहा है तो कम एनर्जी के साथ जाएगा, फटाफट पहुंच जाएगा, और कोई एक बंदा जो है वो ग्राउंड फ्लोर से 12th पे जा रहा है, ओहो कैसे पहुंचेगा, कितना 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 एनर्जी देना पड़ेगा उसको। तो दोनों में से यानी कि बेरिलियम और बोरोन में से लोअर एनर्जी रखता कौन है, बेरिलियम है। और बेरिलियम को अगर अपन को न्यूक्लियस से ऊपर यानी इनफाइनाइट तक पहुँचाना है तो लोअर एनर्जी वाला है, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं अपन कि बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, किससे, हमेशा बोरोन से ज़्यादा होता है। ये एक्सेप्शन है, बड़े ध्यान से इसको स्टार मार्क करिएगा। और इसी तरीके से इसके नीचे की जो सीरीज है वो सब इस तरीके से फॉलो होगी, इसके नीचे की जो सीरीज है वो सब इस तरीके से फॉलो होगी। जैसे मैंने कहा कि बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम और बोरोन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, तो सेम उसी तरीके से वही कंसेप्ट काम कर रहा है पेनिट्रेशन पावर का, कि बोरोन जिस तरीके से ज़्यादा है, बेरिलियम ज़्यादा है बोरोन से, वैसे ही मैग्नीशियम ज़्यादा होगा किससे, एल्यूमिनियम से। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बढ़िया से वेल एक्सप्लेन कर दिए, कहीं कोई डाउट नहीं है बेटा, बहुत सही चीज़ है, पर इसको याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करना इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एक्सेप्शन हम क्या देखते हैं, बहुत ध्यान से 2-3 एक्सेप्शन है, इसको याद रखना पड़ेगा, आईपी का कोई सवाल ही पता नहीं तो कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, सेकंड हमारे पास एक्सेप्शन है हाफ फील्ड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होते हैं ये हाफ फील्ड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइए जानते हैं। देखिए इधर मेरी बात सुनिए कि जो ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मैंने कहा कि P3 D5 और F7, यानी कि एक सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा रहे हैं उसका हाफ। जैसे मैंने कहा फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि S2 P6 D10 और F14। ठीक है, अच्छा तो क्यों इसके बारे में बातें कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं कि इन दोनों का जो एनर्जी है, यानी कि ये जो रखते हैं कॉन्फ़िगरेशन जो दोनों का है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। कौन, हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं सबसे, ठीक है, नॉर्मल वाले से। तो मैंने इसी तरीके से एक एग्जांपल लिया आपके सामने कि आइए देखते हैं उस एग्जांपल को। क्या है वो एग्जांपल, एक तरफ मैंने लिया नाइट्रोजन और एक तरफ मैंने लिया ऑक्सीजन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। मैंने कहा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ऑक्सीजन का है 8, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई 1s2 2s2 2p3। अच्छा 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है। तो काम की चीज़ क्या है अपने 2p3 और 2p4। और अब देखो इधर देखो, अरे देखो इधर देखो, ये देखो p3 और ये देखो p4, क्या दिख गया, ये है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये है हाफ फील्ड नहीं है ना ही फुल फील्ड है। अब इन दोनों में से हम बात करके आएंगे कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन होता है, हाफ फील्ड होते हैं या फुल फील्ड होते हैं। अगर कहीं भी आपको हाफ फील्ड फुल फील्ड दिखे तो नॉर्मल वालों से ज़्यादा स्टेबल कौन होंगे, ये दोनों होंगे। हमारे पास एक तरफ 2p3 है जो कि नाइट्रोजन का है और एक तरफ ऑक्सीजन है जो कि 2p4 रखता है। दोनों में से हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन रखता है, नाइट्रोजन रखता है, इसलिए ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और इसलिए हमने कहा है कि इसका जो आईपी है वो नॉर्मल ट्रेंड से हटके किसका ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रखना इस बात को, बहुत ही सीधी सी बात है, अपने को ये चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। मैंने बता दिया क्यों होती है ये सब चीज़ें। और अब जिस तरीके से अपन बोरोन और बेरिलियम में करके आए थे ना कि भाई एक चीज़ अपन ने समझ ली और सेम ट्रेंड चल रहा है नीचे तक पूरा, उसी तरीके से नाइट्रोजन के जो नीचे तक के पूरे एलिमेंट है और ऑक्सीजन से नीचे तक के सारे एलिमेंट है, सब में सेम ट्रेंड चलेगा ये वाला। याद रखना ये बात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन दोनों में ही, नहीं, नीचे तक चलेगा ये पूरा। जैसे मैंने कहा कि फॉस्फोरस जो है
इसके नीचे नाइट्रोजन के नीचे आता है और सल्फर आता है ऑक्सीजन के नीचे, तो इन दोनों में से भी आईपी किसका ज़्यादा होगा बेटा? फॉस्फोरस का ज़्यादा होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं थर्ड एक्सेप्शन की। बहुत ही छोटा सा एक्सेप्शन क्या होता है, अपने को ये बात पता है कि अरे अप टू डाउन जाएंगे तो साइज जो है वो बढ़ेगा, और जब साइज बढ़ेगा तो आईपी जो है वो कम हो जाएगी। अरे इसके अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, तो इस तरफ से देखा जाए तो अप टू डाउन जा रहे हैं अपन, तो लेड का जो है आईपी सबसे कम होना चाहिए, है ना? पर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बात करेंगे अभी। तो एग्जैक्ट आईपी का ट्रेंड क्या चलता है इसमें? कार्बन का ज़्यादा, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, फिर लेड का, और फिर ओहो टिन का। देखिए भाई देखिए, चेंज हो चुका है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे अभी। उससे पहले हम देखेंगे बोरोन फैमिली का क्या होता है। बोरोन फैमिली में इंडियम, हेलियम, ठीक है, ये चीज़ अपन डिस्कस करते हैं बोरोन फैमिली में। देखो एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ बोरोन फैमिली का एक्सेप्शन याद रखने की। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा बोरोन, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एल्यूमिनियम, फिर लिखा गैलियम, फिर लिखा इंडियम, और फिर लिखा थैलियम। ठीक है, तो ये जो दोनों लेवल आगे आगे के हैं ना, ऊपर ऊपर के, इनको सबसे पहले लिख लीजिए कि बोरोन का आईपी सबसे ज़्यादा, फिर थैलियम का, इसके बाद इसके नीचे का लेवल जो है वो गैलियम का, इसके बाद आइए यहाँ पे एल्यूमिनियम पे, और लास्ट में सबसे चला जाएगा किसका भाई? इंडियम का। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, अपने को फॉलो करना है इसको, यही रहेगा इसका। ठीक है, अब क्यों हो रहा है ये भाई? बेसिक चीज़ें हम देख रहे हैं, जो नॉर्मल ट्रेंड है वो तो यही कह रहा है ना कि अप टू डाउन जाएंगे तो भैया साइज बढ़ा दो और आईपी कम कर दो, पर हम तो ऐसा कर नहीं रहे हैं बोरोन और कार्बन में। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनके नीचे के जो ट्रेंड है वहाँ पे ये असर क्यों हो रहा है? लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये असर हो रहा है। इस चीज़ के बारे में अपन मेजरली डिस्कस करेंगे एफ ब्लॉक में, पर यहाँ फिलहाल के लिए अपना जानना सिर्फ इतना है कि क्यों ये हो रहा है। लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अपन कार्बन और बोरोन फैमिली में इस तरीके के आईपी का ट्रेंड देखने को मिलता है। तो बेसिकली एक्सेप्शन कह देंगे अपन इनको। ठीक है, तो अभी तक 4 एक्सेप्शंस के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। पेनिट्रेशन पावर पहला, सेकंड हाफ फील्ड फुल फील्ड, थर्ड कार्बन फैमिली, और फोर्थ है बोरोन फैमिली। और एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं अपन कि हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट का जो आईपी है वो ज़्यादा होगा किससे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट से, और इसका ज़्यादा होगा किससे? एल्कली मेटल से। एक नॉर्मल ट्रेंड है ये कि अगर अपन देखा जाए ना, अपन मेटल्स के बारे में देखें तो अपन फुल अगर अपन पीरियोडिक टेबल पूरी देखें तो जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट का सबसे ज़्यादा, फिर इनर एलिमेंट्स का, इनर ऑर्बिटल एलिमेंट्स का, एंड देन उसके बाद किसका होगा? एल्कली मेटल्स का। ठीक है, आइए तो चलते हैं आगे नेक्स्ट चीज़ों पे। क्या है ये? रिलेटिव फर्स्ट आईपी फॉर एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड। अब हमने आईपी का जो है फैक्टर्स पढ़ लिए नॉर्मल वाले, अपन ने नॉर्मल ट्रेंड पढ़ लिया, अपन ने एक्सेप्शन पढ़ लिए, अपन ने मतलब ऑलमोस्ट चीज़ें पढ़ ली हैं आईपी की। अब अगर अपने को पीरियड्स में आईपी को लगाना हो और आपसे कह दे कोई कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट इनके आईपी निकाल के बताओ हमें कि क्या होती है, तो कैसे करेंगे ऐसे सवाल? आते हैं और आए हैं, इनको देखना किस तरीके से मैं कर रही हूँ। देखो जनरल ट्रेंड क्या कहता है भाई? क्या कहता है जनरल ट्रेंड? सीधा जनरल ट्रेंड ये कहता है कि अरे देखो इधर, सीधा जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आईपी जो है वो बढ़ेगा, और अप टू डाउन जाएंगे तो आईपी जो है वो कम होगा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ जाने पर आईपी जो है वो बढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है, बढ़ेगा वो, तो क्यों नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। पर अरे देखो इधर, देखो सामने, देखो कि क्या 2 एक्सेप्शन नज़र नहीं आ रहे हैं क्या? अरे ये देखो पेनिट्रेशन पावर, और ये देखो हाफ फील्ड, जो अभी डिस्कस करके आ चुके हैं अपन। यहाँ पर ट्रेंड उल्टा चला जाता है आईपी का, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। इसीलिए अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सीक्वेंस आपसे पूछा जाएगा, तो सीधा सा अप्रोच ये रखना है अपने को कि पहले देखना है कि कहीं कोई एक्सेप्शन तो नहीं दिख रहा है अपने को, और अगर दिख रहा है तो पहले उसको अलग करो गोला लगा के, और उसके बाद नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करो, ताकि वो एक्सेप्शन आपको नज़र आए, हम उसको नॉर्मल ट्रेंड में फॉलो ना कर लें कहीं। ठीक है, वरना दिक्कत आएगी फिर। तो मैंने कहा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी तो बढ़ेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा आईपी किसका होगा? सबसे ज़्यादा आईपी होगा
भाई नियोन का, ठीक है। उसके बाद किसका होगा, फ्लोरीन का, और उसके बाद देखो देखो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होगा नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, और फिर से आ गया एक्सेप्शन, अब किसका होगा, बेरिलियम बोरोन में से बेरिलियम का, देन बोरोन का, और लास्ट में किसका होगा, लिथियम का, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को इस तरीके से सीक्वेंस सेट करना है सेकंड पीरियड का, और सेम यही पैटर्न रहने वाला है किसका, थर्ड पीरियड का। बिल्कुल आप करेंगे यही चीज़, वही सेम मैं आपको हिंट देती हूँ कि देखो इधर लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। तो मैंने कहा यहाँ पे आईपी इंक्रीज होगा, और पर दो एक्सेप्शन, पेनिट्रेशन पावर वाला और हाफ फील्ड वाला, देख लेना इसको और करना सेट अपने आप, ठीक है। सबसे ज़्यादा हो सकता है ऑर्गन का हो जाए, है ना, फिर क्लोरीन का हो जाए, फिर फॉस्फोरस का, सल्फर का, फिर सिलिकॉन का, फिर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का, और फिर सोडियम का। आपको करना है, आप करिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं अपन आईपी की, क्या क्या एप्लीकेशन रहती है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है इनसे, अपने को पता होनी चाहिए ये चीज़ है, ठीक है। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है अपना आईपी का बाकी सारे कैरेक्टर्स पे। मैंने कहा कि मेटेलिक नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टर्स होते हैं किस तरीके से वेरी करते हैं आईपी में, आइए देखते हैं। सामने के सामने आपको पता चल रहा है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आईपी जो है वो हमेशा 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 तो बढ़ जाएगी, और जब आईपी बढ़ेगी लेफ्ट टू राइट जाने पे तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है एलिमेंट के ये भी बढ़ेंगे, और अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़े तो सीधी सी बात है भैया मेटेलिक कैरेक्टर तो हो जाएंगे कम। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि ये जो आईपी होती है, आईपी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के, ठीक है। और जो आईपी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मेटेलिक कैरेक्टर के। बस ये बात याद रखनी है बस, और कुछ याद नहीं रखना है। मेटेलिक ऑर्डर का नॉन मेटेलिक ऑर्डर का पूछे ना आपसे, कुछ ऑर्डर पूछे तो सीधा लगा देना आईपी बेस में कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बढ़ेगी आईपी, तो नॉन मेटेलिक बढ़ेगा, मेटेलिक कम हो जाएगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो आईपी कम होगी, नॉन मेटेलिक कम होगा और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं करना, बस ये सीधी सी बात याद रखना। अब देखते हैं अपन रिएक्टिविटी। नॉर्मल सी बात है, कौन किससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, अगर बढ़िया से हमको आईपी से ही पता चल जाए तो कितना आसान रहे अपने को रिएक्टिविटी देखना कि कोई कौन सा एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से कितना रिएक्टिव और ज़्यादा है, रिएक्टिव या नहीं है। तो हम इसको डायरेक्ट रिलेट करते हैं किससे, आईपी से। अब हमारे को नहीं पता है कि कौन कैसे रिएक्टिव है क्या नहीं है, अपने को आती है आईपी देखनी, हर तरीके से आती है आईपी देखनी। अपने को आईपी देखनी आती है, अपन आईपी देखेंगे, आईपी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कहाँ पे, मेटेलिक कैरेक्टर्स पे, नॉन मेटेलिक पे। आईपी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे रिएक्टिविटी पे, और आईपी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे ऑक्साइड्स पे भी, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं अभी नेक्स्ट में, है ना। तो कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। मैंने कहा कि भाई रिएक्टिविटी हम देखते हैं मेटल और नॉन मेटल की, है ना। तो मेटल की रिएक्टिविटी डायरेक्टली आपसे अटैच किससे होती है, आईपी से, आईपी के थ्रू देखी जाती है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए अपने को। और दूसरा नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो किसके थ्रू देखी जाती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू। ओहो ठीक है, अच्छा तो कैसे देखना है अपन ये चीज़ है, आइए देखते हैं। मैंने कहा कि जो ये रिएक्टिविटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आईपी के। यानी कि मैंने कहा कि जो मेटल की रिएक्टिविटी है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव होगा, जिसका आईपी कम होगा वो ही मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये बात बिल्कुल तय है ना। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ऊपर से नीचे जाने पर आईपी तो कम हो रही है, हाँ भाई, और जब आईपी कम हो रही है तो रिएक्टिविटी जो है वो तो इंक्रीज ही होगी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि मैं कह दूं कि जो बेरिलियम है वो लेस रिएक्टिव है किससे, एसआर से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, इन चारों में एसआर है, और सबसे कम कौन है वो बीई है, ठीक है। क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे आईपी कम होगी, और आईपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी के कौन से, मेटल्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, और मेटल्स के बारे में बात हो रही है तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो ये बढ़ेगा तो ये तो कम होना ही होना है, होगा ही होगा, ठीक है। आइए नॉन मेटल के बारे में बात करते हैं हम। जैसे मैंने कहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अपने को पता है ये बात कि जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रिएक्टिविटी जो है नॉन मेटल की वो प्रोपोर्शनल होती है किसके,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी ना बेटा तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। यानी कि फ्लोरीन जो है वो क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा। ये छोटी मोटी एप्लीकेशन है, इसको अपन याद रखेंगे। अब देखो कितनी बढ़िया बात है, अपने को नहीं पता रिएक्टिविटी कैसे निकलती है, पर अपने को पता है आईपी कैसे निकलती है, और हमने आईपी का कॉन्सेप्ट इस पर लगा दिया और हमारे तो हो गए मज़े। ठीक है, तो बस सीख लो आईपी, सब चीज़ों का हिसाब किताब बैठ जाएगा। आइए तो एक जनरल ट्रेड के बारे में बात करते हैं, अपन नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करते हैं। अपने को पता है कि हाइड्रोक्साइड के जो नेचर होते हैं दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बेसिक होते हैं और एसिडिक होते हैं। ठीक है, अब कैसे कैसे देखते हैं अपन। मैंने कहा कि मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी तो मेरा आईपी तो बढ़ेगा, साथ में एसिडिक नेचर बढ़ेगा और बेसिक नेचर तो कम हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर मैं अप टू डाउन जाऊंगी तो आईपी कम होगा और मेरा एसिडिक नेचर भी कम हो जाएगा, पर बेसिक नेचर इस बार बढ़ जाएगा। तो कैसे बातें हो गई हैं? आओ देखो, सुनो मेरी बात। बेसिक नेचर अगर अपन फॉलो करते हैं तो अगर कोई हाइड्रोक्साइड में लेती हूँ, उसको ब्रेक करती हूँ तो Z+ और OH-, और उसी तरीके से अगर मैं कोई हाइड्रोक्साइड लेकर एसिडिक नेचर फॉलो करती हूँ तो ZO- प्लस H+। देखो इधर देखो भाई, देखो मैंने कहा जो मेरा एसिडिक नेचर है वो हमेशा क्या रखता है? हाई आईपी रखेगा। ठीक है, और मेरा जो बेसिक नेचर है वो क्या रखता है? लो आईपी रखेगा। ठीक है, तो इसी बिहाफ पर मैंने कह दिया कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी तो मेरा आईपी बढ़ेगा और मेरा एसिडिक नेचर बढ़ेगा, पर बेसिक नेचर नहीं बढ़ेगा। और इसी बिहाफ पे मैंने कह दिया कि मैं अगर अप टू डाउन जाऊंगी तो मेरा एसिडिक नेचर कम होगा क्योंकि मेरी आईपी कम हो रही है, पर मेरा बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। ये है थर्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखते हैं अपन, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अपन ने पूरा का पूरा आईपी का ट्रेंड पढ़ चुके हैं, अपन जनरल ट्रेंड पढ़ चुके हैं, अपन सारे एक्सेप्शंस पढ़ चुके हैं, अपन एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं बचा है अपना आईपी के हिसाब से। अब अपन देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके बनते हैं आईपी के, कैसे अपन क्या अप्रोचेस रहेंगे अपने क्वेश्चंस के लिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट है अपने सामने, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। यानी कि बेसिक नेचर में अपने को अरेंज करना है इनको, और अपन अभी भी पढ़कर आए हैं, क्या पढ़कर आए हैं कि आईपी जब अप टू डाउन जाएगा तो बेसिक नेचर जो है वो बढ़ेगा। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम और बेरियम। अब BeOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ये सारे हाइड्रोक्साइड तो कॉमन है ना, OH का होल ट्वाइस तो कॉमन है, सब में कॉमन है। ठीक है, पर चेंज क्या है? वेरी क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है भैया मेटल। यहाँ पे ये देखो, ये मेटल वेरी कर रहा है जिसमें गोला लगा पड़ा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि और बेरियम, यानी ऊपर से नीचे जाने पर जो आईपी है वो कम होगा, और अगर आईपी कम होगा तो बेसिक नेचर जो है वो बढ़ जाएगा। यानी कि अगर इसका ऑर्डर हम देखें तो ऑर्डर क्या होगा बेटा? इसका ऑर्डर होगा 5 का सबसे ज़्यादा, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का और फिर 1 का। ये ऑर्डर रहेगा अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका? बेसिक नेचर का। आइए सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतनी बार आ चुका है, इतनी बार आ चुका है, रिपीट होती रहती है ये चीज़, हमेशा रिपीट होती है ये चीज़। बहुत ध्यान से देखना, प्रीवियस ईयर में बहुत बार देखने को मिला है ये क्वेश्चन। देखो और बहुत ध्यान से समझना मैं क्या करने वाली हूँ। अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आईपी, अपन से क्या निकलवा रहा है? वो सेकंड आईपी निकलवा रहा है। मेरी एक बात सुनना ध्यान से, जब भी वो कहे आपसे कि फर्स्ट आईपी निकालो तो आपको क्या करना है? जो आपके सामने सीक्वेंस दिया है उसमें आपको सबसे पहले एक्सेप्शन देखना है, कोई है क्या एक्सेप्शन, नहीं है क्या, उसको साइड में रख लो, है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो और भी बढ़िया बात है। उसके बाद नॉर्मल जो जनरल ट्रेंड है अपना वो लगा दो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगी, ऊपर से जाने पर कम हो जाएगी, सीधा लगाओ। ठीक है, पर ये कब कब करना है अपने को? जब वो अपन से फर्स्ट आईपी पूछे, और वो अगर अपन से सेकंड आईपी पूछे तो क्या करना है? देखो इधर देखो, जब वो अपन से सेकंड आईपी का सीक्वेंस पूछ रहा है तो जो उसने सीक्वेंस दिया है अपने को बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब सेकंड आईपी का क्वेश्चन पूछा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है अपने को इसमें। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? मैं क्या ट्रिक फॉलो करती हूँ इसमें? एक बहुत ही सही सी ट्रिक है जिससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला है। इसको समझिए, देखो मैं क्या करने वाली हूँ। मैंने कहा कि मैं बोरोन को एक एटॉमिक नंबर पीछे लेके जाऊंगी, क्योंकि उसने मेरे से क्या पूछा है? सेकंड आईपी पूछा है, उसका सेकंड आईपी का सीक्वेंस पूछा है।
तो मैं बोरोन को एक एटॉमिक नंबर पीछे लेके जा रही हूँ, सिर्फ एक एटॉमिक नंबर पीछे। तो इस हिसाब से बोरोन बन जाएगा क्या, बेरियम, बेरिलियम। बोरोन बन जाएगा क्या, बेरिलियम। कार्बन बन जाएगा क्या, बोरोन। नाइट्रोजन बनेगा कार्बन, क्योंकि एक एटॉमिक नंबर पीछे जा रहे हैं अपन। ऑक्सीजन का एक एटॉमिक नंबर पीछे नाइट्रोजन, और फ्लोरीन का एक एटॉमिक नंबर पीछे क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हम चले गए स्टेप 1 में एक एटॉमिक नंबर पीछे, क्योंकि सेकंड आईपी पूछ रहा है हमसे। अब हम इसमें लगाएंगे सेकंड स्टेप में जो ट्रेंड है अपना नॉर्मल, वो जो अपन फॉलो कर रहे हैं वो। पर क्या देख लेना पहले कि भाई कोई ना कोई एक्सेप्शन तो नज़र नहीं आ रहा है, और आ रहा है हमें एक्सेप्शन नज़र। कहाँ है एक्सेप्शन, ये रहा एक्सेप्शन, देखो इधर, ये रहा एक्सेप्शन। और कोई एक्सेप्शन, हाँ भाई है, ये रहा एक्सेप्शन। ठीक है, तो दो एक्सेप्शन हमारे पास आ चुके हैं। अब इन एक्सेप्शंस के थ्रू अपने को अरेंज करना है विद पीरियोडिक ट्रेंड जो नॉर्मल वो लगा के। तो मैंने कहा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर तो आईपी हमेशा बढ़ ही रही है, पर अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा भी रही हूँ तो मेरे पास सबसे पहले एक एक्सेप्शन आ रहा है हाफ फिल्ड फुल फिल्ड का, और इसमें मुझे पता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है आईपी किससे, ऑक्सीजन से। इसके बाद मुझे पता चल गया कि कार्बन का होगा, और उसके बाद फिर वही चीज़ वापस रिपीट हुई एक्सेप्शन में पेनिट्रेशन पावर वाला कि बेरिलियम और बोरोन में से ज़्यादा किसका होगा, बेरिलियम का, और उसके बाद किसका होगा, बोरोन का। ठीक है, ये चीज़ अपन को फॉलो करनी है जब वो अपन से सेकंड आईपी पूछता है। पर यहाँ तक ही अपना आंसर नहीं आया है, इसके आगे भी एक स्टेप फॉलो करना है, थर्ड स्टेप। क्या है वो स्टेप, अब मेरी बात सुनो कि ये जो अपन ने जो ये आईपी निकाली है, ये तो अपन ने निकाली है एक एटॉमिक नंबर पीछे जाके। ये जो चीज़ है उसकी थोड़ी ना निकाली है अपन ने, समझ रहे हो मेरी बात। मैंने कहा कि ये तो मैंने एक एटॉमिक नंबर पीछे जाके निकाली है ना, ये तो इन उन वाले एलिमेंट्स के वो है आईपी, इन एक्चुअल की थोड़ी ना है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, जो इनके एक्चुअल एटम है ना उनमें अरेंज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरा नाइट्रोजन असल में नाइट्रोजन नहीं है, मेरा नाइट्रोजन असल में क्या है, ऑक्सीजन है। मेरा ऑक्सीजन एक्चुअल में ऑक्सीजन नहीं है, मेरा ऑक्सीजन एक्चुअल में क्या है, फ्लोरीन है। मेरा कार्बन एक्चुअल में कार्बन है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो एक एटॉमिक नंबर पीछे कर दिया था इनको। मेरा कार्बन एक्चुअल में क्या है, नाइट्रोजन है। और उसी तरीके से मेरा बेरिलियम एक्चुअल में बेरिलियम नहीं है, वो क्या है, बोरोन है। और उसी तरीके से मेरा बोरोन एक्चुअल में बोरोन नहीं है, वो क्या है, कार्बन है। समझ में आ गई बात। बहुत ही सिंपल ट्रिक, बहुत ही सिंपल ट्रिक। कोई भी आईपी के सीक्वेंस का क्वेश्चन कभी नहीं रुकेगा आपसे, याद रखना ये बात आप, ठीक है। बस ये स्टेप फॉलो करते रहना, कोई स्टेप मिस मत कर देना, बस सेम यही स्टेप फॉलो करना। एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देती हूँ कि जब अपन को वो बोले कि फर्स्ट आईपी निकालो, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने अपने को कहा होता कि एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं कि इसकी ना आप फर्स्ट आईपी निकाल दीजिए। क्या पूछी अपन से, फर्स्ट आईपी पूछ ली उसने। तो मैं क्या करती, मैं ये करती कि मैं सिर्फ नॉर्मल ट्रेंड लगाती जो है मेरा, देखती कोई एक्सेप्शन तो नहीं है। मैंने देख लिया कि हाँ ये एक्सेप्शन है, पर फिर भी एक ट्रेंड फॉलो करते हैं पर नॉर्मल की आईपी लेफ्ट टू राइट जाने पे तो बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा हुई फ्लोरीन की, फिर हुई नाइट्रोजन की क्योंकि एक्सेप्शन है, फिर हुई ऑक्सीजन की, फिर हुई कार्बन की और फिर हुई बोरोन की। ये रहता मेरा फर्स्ट आईपी का ऑर्डर, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही ईजी सा। पर अगर वो अपन से सेकेंड आईपी निकलवाएगा तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, सेकेंड आईपी निकलवा रहे तो मैं एक एटॉमिक नंबर पीछे चली जाऊँगी। जो मैं चली गई सबसे पहले एक एटॉमिक नंबर पीछे, उसके बाद में इस एटॉमिक नंबर में जो पीछे गई हूँ इसमें मैं लगाऊंगी आईपी का ट्रेडिशन, जो अपन विद एक्सेप्शन लगाऊंगी मैं, और उसके बाद में एक्चुअल नंबर रख दूंगी जो मैंने पहले एक एटॉमिक नंबर पीछे जाके लिया था। बस इतना करना है मुझे। अब क्या होगा अगर कि वो हमसे पूछे कि मैम सेकंड आईपी बता दी आपने, फर्स्ट बता दी, हमसे वो थर्ड भी तो पूछ सकता है। अरे तो क्या करना है फिर, कुछ नहीं करना है। अगर हम सेकंड आईपी में एक एटॉमिक नंबर पीछे कर रहे हैं तो थर्ड आईपी में 2 एटॉमिक नंबर पीछे कर देना भाई, और आईपी का ऑर्डर लगाना और उसके बाद एक्चुअल नंबर में उसको रख देना। सेम यही प्रोसेस फॉलो होने वाली है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। सेकंड पूछ रहा है तो एक एटॉमिक नंबर याद रखना, 2 मत कर देना पीछे, दिक्कत आ जाएगी नहीं तो। सेकंड आईपी पूछ रहा है तो एक एटॉमिक नंबर पीछे, थर्ड पूछ रहा है तो 2 एटॉमिक नंबर पीछे, बस ये याद रखनी है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नाइट्रोजन ऑक्सीजन हैव आईपी रेस्पेक्टिवली, दोनों में पूछा है कि क्या आईपी होगी इसकी। अब डेटा वेटा थोड़ा याद रहता है अपन को, कितने डेटा याद करके जाएंगे अपन एग्जाम में, बिल्कुल नहीं। अपने को तो कॉन्सेप्ट ध्यान है, और क्या कॉन्सेप्ट है अपने को पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का जो आईपी है वो ज़्यादा होगा हमेशा। तो किस तरीके से, देखिए इधर पहला ऑप्शन हमारे पास है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे अरे अरे, दोनों के दोनों आईपी बराबर कैसे सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी भी बराबर हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन डिलीट मारिए। बी ऑप्शन देखिए कि जो मेरा नाइट्रोजन का है आईपी वो 13.6 है और दूसरा ऑक्सीजन का जो आईपी 14.3 है, ये कैसे हो सकता है? पर हमने तो ये पढ़ा है, ये तो हाफ फुलफिल्ड होता है, एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन कहता है कि नाइट्रोजन का आईपी ज़्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें तो ऑक्सीजन का बता रहे हैं। तीसरा ऑप्शन अपन देखते हैं, वापस वही बराबर, ये तो बात हुई क्या कोई? बिल्कुल नहीं हुई। डी ऑप्शन देखते हैं, 14.3 नाइट्रोजन का आईपी है और 13.6 ऑक्सीजन का आईपी, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन का ज़्यादा बता रहा है डेटा, यानी आईपी ज़्यादा बता रहा है, और ऑक्सीजन का कम बता रहा है। तो अपने को डेटा वेटा याद नहीं किसका कितना होता है, अपने को तो कॉन्सेप्ट याद है, अपन तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे सीधा, और अपन ने लगाया भी वही है, ठीक है। अपने को पता है कि एक्सेप्शन है और नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का कम होगा, इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन अपन को करने हैं हमेशा, ठीक है। आइए देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन, फिर इसको रैप अप करते हैं। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। देखिए बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या पूछा है इसने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देयर इज अ मोर मैक्सिमम डिफरेंस इन बिटवीन थर्ड आईपी और फोर्थ आईपी, है ना। अब सीक्वेंस निकालना अपने सीख लिया। अब कुछ इस तरीके के क्वेश्चन अगर अपन मिल जाते हैं तो क्या क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कि इसने पूछा है अपन से कि थर्ड आईपी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये कह रहा है कि मुझे थर्ड आईपी और फोर्थ आईपी में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिफरेंस शो कर रहा है वो वाला कॉन्फ़िगरेशन पहचान के टिक कर दो। बस ये बात इसने कही है अपन से, अपने को सिर्फ इतना जानकारी चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि आईपी का मतलब तो ये नहीं कोई निकाल रहे अपन इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहला ऑप्शन अपन लेते हैं 3s1, यानी कि मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें से मैं, अब 3s1 के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब तो अपन को आगे जाना पड़ेगा क्योंकि अपने को तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, क्योंकि वो बात कहाँ तक कर रहा है, फोर्थ आईपी तक बात हुई है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है अपने को, और फिर पता करना है कि मैक्सिमम डिफरेंस थर्ड और फोर्थ आईपी में किस में ज़्यादा आ रहा है, बस। तो अब मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ निकाल दिया, उसके बाद मैं अलग वाले शेल में, सब शेल में जाऊँगी, 2p6 में जाऊँगी, और फिर यहाँ से निकालूंगी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। पर मैंने ये चीज़ देखी है कि मैंने यहाँ से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ से मैं सेकंड निकालूंगी, तो जिन दोनों में शेल में डिफरेंस आ रहा है ना, सब शेल में, वो फर्स्ट और सेकंड आईपी में आ रहा है, बताओ भाई। और अपन से पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम डिफरेंस पूछ रहा है थर्ड और फोर्थ आईपी में, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और मैंने यहाँ से थर्ड और फोर्थ निकाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी 1 और 2 यहाँ से निकाले, 3 और 4 यहाँ से निकाले। पर यहाँ अगर मुझे डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ मुझे डिफरेंस देखने को मिल रहा है सेकंड आईपी और थर्ड आईपी में। अरे देखो ना भाई, सब शैली चेंज हो गया, हाँ, यानी बिल्डिंग चेंज हो गई है। एक बिल्डिंग है 3s2, एक बिल्डिंग है 2p6, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए इस वाली बिल्डिंग से, दूसरे वहाँ से निकालने जा रहे हैं, यानी कि दूसरी से उतर के वहाँ दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो कितना मैक्सिमम डिफरेंस आ गया है अपना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से निकाला, दूसरा और तीसरा मैंने यहाँ से निकाल दिया, और चौथा इलेक्ट्रॉन यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से निकाला, तो मतलब कि इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा, पर 3s और 2p के बीच का जो मैक्सिमम डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। और देखो इस बार क्या हो रहा है, इस बार डिफरेंस आ रहा है थर्ड आईपी और फोर्थ आईपी के बीच, मैक्सिमम डिफरेंस, क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है 3s से और फोर्थ निकल रहा है 2p6 से, ठीक है, 2p6 से निकल रहा है, तो मैक्सिमम डिफरेंस आ चुका है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और यहाँ एक और चलो ये चीज़ देख लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से निकाले, 2 मैंने यहाँ से निकाले, ठीक है, फिर मैंने फिफ्थ यहाँ से निकाला, तो इसमें मैक्सिमम डिफरेंस किस में आएगा, फोर्थ में और फिफ्थ वाले में, जो हमसे पूछा ही नहीं गया। हमसे पूछा गया है थर्ड और फोर्थ आईपी का डिफरेंस, दैट्स इट, अपने को ये निकालना है। तो बेसिकली अगर हम बहुत सीधी सी बात में कहें कि जिन आईपी के बीच में हमसे डिफरेंस पूछा जाएगा, देख लेना कि सबसे ज़्यादा चीज़ें चेंज कहाँ कहाँ हो रही है। जैसे 3s से निकाल रहा है थर्ड इलेक्ट्रॉन और फिर फोर्थ निकाल रहा है 2p से, कितना मैक्सिमम डिफरेंस आ चुका है ना। तो यानी कि थर्ड और फोर्थ में मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है और पूछ भी यही रहा है। तो इस तरीके से अपने को डिस्टिंग्विश करना है इस तरीके के क्वेश्चंस में, ये अप्रोच अपने को लगानी है इस तरीके के क्वेश्चंस में, ठीक है।
तो ये सब चीज़ अपन पढ़ चुके हैं आज, है ना। एक और क्वेश्चन, चलिए ठीक है, आइए देखते हैं एक बार फिर से। देखिए तो क्या बातें हुई हमारे बीच आज, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हुई आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू कि देखो भाई, बहुत एक सार अपन क्रिएट कर लेते हैं। अभी समरी क्या है इसकी, जो आईपी है लेफ्ट टू राइट जाना हमेशा गैसेस एटम में देखी जाएगी। सबसे पहली बात तो ये तय है, ये बात सॉलिड फेज में कभी नहीं देखी जाएगी। रिक्वायर्ड एनर्जी जितनी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जा रही है वो ही है क्या, आईपी। डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि हमेशा 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 एंडोथर्मिक ही रहने वाली है। क्या वेरिएशन देखने अपने को, सबसे पहले देखने हैं जनरल ट्रेंड, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगी, अप टू डाउन जाने पे तो कम ही होगी। पर साथ में है एक्सेप्शन का तड़का। क्या है वो तड़का कि पेनिट्रेशन पावर सबसे पहला तो देख लेना, बस बेरिलियम और बोरोन वाले जितने भी हैं नीचे तक के आएंगे। दूसरा है हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला तड़का कि कितना हाफ फील्ड फुल फील्ड वाले में नाइट्रोजन के नीचे की फैमिली पूरी और ऑक्सीजन के नीचे की फैमिली। उसके बाद थर्ड ऑप्शन, थर्ड एक्सेप्शन है अपना, वो है कार्बन फैमिली का बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और फोर्थ है अपना बोरोन फैमिली का बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो सारी बातें अपने बीच में हो चुकी हैं आराम से। एप्लीकेशंस भी अपन ने देख लिए कि मेटेलिक नेचर, नॉन मेटेलिक नेचर कैसे देखना है अपने को, बेसिक नेचर और एक्सटेटिक नेचर कैसे देखना है अपने को, और रिएक्टिविटी कैसे देखनी है अपने को, क्योंकि अपने को सिर्फ आईपी देखना आता है, बाकी हम आईपी के थ्रू चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर अपन यहाँ तक रखते हैं। आई होप आपको आईपी बढ़िया से समझ आया होगा। इसके बाद आप जितने भी क्वेश्चन आपके सामने हैं आईपी के वो करिएगा, लगा कर देखिएगा। यकीन मानिए आपके 90% क्वेश्चन निकलेंगे बहुत ही आराम से, ठीक है। अगर आप ये चीज़ बहुत सिंसियरली फॉलो करते हैं तो ये ट्रेंड आप सिंसियरली फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।